अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। उस्मान और रज़ा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अच्छा अब ये है कि एक तो मेरा ख्याल है आरफा ही मेरे पास आई थी, आपको मैंने कुछ थोड़े से जो सा है वो सिलेबस को डिफाइन कर दिया था ना, क्योंकि एक हफ्ते के बाद आपके अभी भी ये टाइम भी हमें जो सा है वो ज्वाइन कर रहा है। हाँ जी। तो आज मैंने थोड़ा सा ये सोचा कि हम इसको आपको मैंने जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस की एप्लीकेशंस तक का सिलेबस डिफाइन कर दिया था ना। ठीक है, आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। अभी मैं अगले जो 2-3 दिन है ना, इसमें हमने 3 टॉपिक्स जो है वो कवर करने हैं। एक आज हम करेंगे तो है वो, ये किसका माइक ऑन है बेटा, अपना खुद ही ऑफ कर लो। प्रिंसिपल करेंगे, उसकी एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। ठीक है, तो इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है, मैंने कहा मैं रिकॉर्ड करके भेजने से बेहतर है कि जितने बच्चे फारिग हैं वो ज्वाइन कर लें, थोड़ा सा जरा इंटरेक्शन भी हो जाता है, इसलिए मैंने आप लोगों को जो सा है वो मसरूफ किया थोड़ा सा। ठीक है जी, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है। इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली एक इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक है। इसमें क्या होता है, दो इसमें टेक्निक्स मिलके एक जो है उनको कंबाइन किया गया। बेसिकली एक हम कहते हैं इम्यूनो डिफ्यूजन और दूसरे को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये दो टेक्निक्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोसेसेस इज नोन एज द इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। बेसिकली होना इसमें क्या है कि हमने जो एंटीबॉडी और एंटीजन है उसको स्टडी करना है, उसके इंटरेक्शन को स्टडी करना है। इस टेक्निक का स्पेसिफिकली मकसद क्या है कि एंटीजन और एंटीबॉडी की जो इंटरेक्शन है उसको स्टडी करना है। तो एंटीबॉडी बेसिकली क्या होती है और एंटीजन क्या होता है, आप सबको पता है। एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, और एंटीबॉडी जो सी है ये एक ब्लड प्रोटीन है। और इसकी शेप क्या होती है, इसकी शेप होती है जी बाय शेप होती है बेसिकली ये ना। मैं इधर थोड़ा सा आपको बता दूं इसके बारे में। ये इस तरह से हमारे पास है एंटीबॉडी क्या है, ये वाई शेप ब्लड प्रोटीन है और यहाँ पे आके एंटीजन ने अटैच होना है। तो ये वो जो पॉइंट है इसको एंटीजन का, ये जो जिसने अटैच होना आके ये एंटीजन है, नीचे एंटीबॉडी है, और जिस पॉइंट पे इन दोनों का इंटरेक्शन होता है इसको हम कहते हैं एपिटॉप। API एपिटॉप कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास है इसकी एंटीबॉडी की शेप और कहाँ पे आके एंटीजन ने उससे इंटरेक्शन करना है। तो एंटीबॉडी और एंटीजन का जो इंटरेक्शन है उसको हमने पहले इंटरेक्ट करवाना है। इंटरेक्ट करवाने के बाद उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कराना है, तो इससे हमारे पास इसकी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन होगी। तो इम्यूनो सिस्टम में क्या है, आपके इम्यून सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई पैथोजन, उस पैथोजन को हमने क्या नाम देना है, एंटीजन का। कोई यूनिक मॉलिक्यूल, कोई पैथोजन, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस आता है आपकी बॉडी के अंदर, उसे हम एंटीजन कहते हैं। जब वो एंटीजन आता है तो आपका इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उस फॉरेन ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए एक ब्लड प्रोटीन उसके साथ इंटरेक्ट करती है। एज अ रिजल्ट जो आपके पास रिएक्शन होता है वो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में आता है। वो जो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट है उसको हम जब क्लियर करते हैं, उनको जब हम देखते हैं, जब उनका आपस में इंटरेक्शन होता है, तो वो बेसिकली वो इम्यूनो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। ठीक हो गया जी। तो इम्यूनो डिफ्यूजन क्या है, इट इज अ टेक्निक। इम्यूनो डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एंटीबॉडी एंड एंटीजन रिएक्शन। ये बहुत स्पेसिफिक रिएक्शन होता है
और स्पेसिफिक रिएक्शन होता है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो प्रेसिपिटेट्स की अमाउंट ज्यादा होती है, और जब आफ्टर सम टाइम क्या होता है इसका, चलिए ये प्रेसिपिटेशन कर्व भी मैं आपके साथ थोड़ी सी शेयर कर दूं कि ये प्रेसिपिटेशन कर्व कैसी होती है। ऐसे इस तरह से आपके पास कर्व आएगी। ये कर्व क्या करेगी, ये आपके पास यहाँ पे आपके ये प्रेसिपिटेट्स जो जितने ज्यादा वो इंटरेक्शन करते जाते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी, ये आपके वाई एक्सिस पे प्रेसिपिटेट्स की कंसंट्रेशन है, और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम है। जब शुरू में क्या है आपके पास बॉडी में जो है वो फिक्स्ड अमाउंट है एंटीबॉडी की, और शुरू में आपके पास जब एंटर हो रहे हैं वो बैक्टीरिया वायरस, अभी उन्होंने मल्टीपल होना शुरू नहीं किया तो उनकी अमाउंट कम है, जिसके नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है कि कंसंट्रेशन प्रेसिपिटेट्स की इंक्रीज हो रही है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। आफ्टर सम टाइम क्या होता है, ये वो जोन है जहां पर के प्रेसिपिटेट मैक्सिमम अमाउंट में मौजूद है, जितने भी यहाँ पर आकर ये एंटीबॉडी और ये एंटीजन ये आपस में इंटरेक्ट करते जा रहे हैं और इनका साइज इंक्रीज होता जा रहा है। ये ठीक है जी, ये इस तरह से आपस में इनका इंटरेक्शन होता जाता है, प्रेसिपिटेट्स जो है वो अमाउंट में ज्यादा होते जाते हैं, और यहाँ पे क्या है, ये वो जोन है जहाँ पे इसकी जो कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी और एंटीजन है वो इक्वल हो गई है और मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन टेक प्लेस हो गई है। और विद द फर्दर इंक्रीज क्या होगा कि जैसे जैसे टाइम पास होगा, अब क्या है एंटीबॉडी क्योंकि फिक्स अमाउंट में है ब्लड में, जबकि एंटीजन जो है वो मल्टीपल होके इन्फिनिट हो गई है, उनकी अमाउंट ज्यादा होती गई है, जिसकी वजह से अब क्या होगा कि ये जो प्रेसिपिटेट्स हैं ये सॉल्युबलाइज हो जाएंगे और ये फिर डिसअपियर भी हो जाएंगे। ठीक है जी, तो अब हमें पहले क्या करना है, हमने इस प्रोसेस को यूज करते हुए हमें इसको हमने इसको यूज करना है, इसकी स्पेसिफिसिटी देखनी है, उसके बाद उसको स्पेसिफिक उसको क्वालिटेटिव एनालाइज करेंगे और फिर हम उसको क्वांटिटेटिवली भी यूज कर सकते हैं। तो अच्छा, अब ये मैंने आपको पहले बता दिया, यहाँ तक क्लियर हो गया भाई कि एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, दोनों का इंटरेक्शन होना है, प्रेसिपिटेट्स बनने हैं, प्रेसिपिटेट्स बन के हमें उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कराना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर प्रेसिपिटेशन कर्व क्या होती है, जब हमने इस प्रेसिपिटेशन कर्व को क्या करना है। स्टूडेंट्स आप लोगों को आवाज आ रही है, क्योंकि मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं। जी मैम। अच्छा चले ठीक है जी। अब इससे डायनामिक्स क्या है, इस ये जो प्रेसिपिटेशन कर्व आई है हमारे पास, इसके डायनामिक्स क्या क्या है, डायनामिक्स क्या क्या हम इसको यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो इम्यूनो डिफ्यूजन जो सा है ये सिंगल इम्यूनो डिफ्यूजन भी हो सकता है और ये डबल इम्यूनो डिफ्यूजन भी हो सकता है। सिंगल इम्यूनो डिफ्यूजन और डबल इम्यूनो डिफ्यूजन क्या होता है, सिंगल इम्यूनो डिफ्यूजन में हमारे पास ओनली द एंटीजन इज मूविंग। अब क्या है कि अगर आपके पास ये आपके पास एक ग्लास स्लाइड है, या इसको जो आपके पास आप माइक्रोस्कोपिक स्लाइड जो भी यूज करते हैं, यहाँ पर क्या है आपके पास, ये आपने इसमें इसको मार्क कर दिया और ये वो रीजन है जहां पर आपने एंटीजन सॉल्यूशन, एंटीजन को मैं ए जी लिख देती हूँ, आपने ए जी, ये जी एंटीजन के लिए, जी सिल्वर वाला नहीं, एंटीजन सॉल्यूशन को आपने लोड करना है। और ये जो नीचे है ये आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास एंटीबॉडी जो कि इमोबिलाइज हुई है इन एगर मीडियम, मीडियम कौन सा वो हम यूज कर रहे हैं, एगर का, AGAR। ठीक है जी, ये माइक्रोस्कोपिक स्लाइड है, यहाँ आपके पास वन डायमेंशनल इम्यूनो डिफ्यूजन प्रोसेस, मैंने इम्यूनो डिफ्यूजन कर्व आपको बता दी कैसे बननी है। इम्यूनो डिफ्यूजन दो तरह की हो सकती है, सिंगल डायमेंशनल भी और डबल डायमेंशनल भी हो सकती है। तो सिंगल इम्यूनो डिफ्यूजन क्या है और डबल इम्यूनो डिफ्यूजन क्या है। सिंगल इम्यूनो डिफ्यूजन में मैंने क्या बात कही है, ओनली द एंटीजन विल मूव, ये आपके पास इमोबिलाइज्ड है, जिसकी वजह से क्या होगा, जब T0 होगा तो आपके पास ये दोनों आपके जो एंटीजन है एंटीबॉडी है वो आपने अपलोड कर दिया है। और जब जैसे जैसे टाइम पास होगा, टाइम पास होने के साथ क्या होगा कि अब ये जो एंटीजन है इसने मूव करना शुरू किया और यहाँ पर आपके पास एक छोटी सी, ऐसे आप कह सकते हो प्रेसिपिटेट्स की थिन प्रेसिपिटेट लाइन जो सी है ना, ये क्या है, थिन प्रेसिपिटेट लाइन अपीयर हो जाएगी आफ्टर जो है आपका, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस होता है, इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, इवन ओवर डेज भी 24-48 आवर्स भी इसमें लग जाते हैं। ठीक है जी,
तो थिन एक लेयर सी आपके पास डेवलप हो जाएगी और फिर क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा कि एंटीजन स्टार्ट मूविंग एंड एंटीबॉडी मीडियम, ये थिन लाइन अपीयर मोर एंड मोर, ये आपके पास एक इसकी मैक्सिमम थिकनेस के साथ लाइन अपीयर हो जाएगी। तो इसे हम कहेंगे सिंगल अम्यूनो डिफ्यूजन। या सिंगल अम्यूनो डिफ्यूजन। ये सिंगल अम्यूनो डिफ्यूजन जो है ये क्या है, ये दो तरह की हो सकती है। सिंगल अम्यूनो डिफ्यूजन भी वन डायमेंशनल, ये भी क्या है वन डायमेंशनल है कि सिर्फ एंटीजन ने मूव किया है। अब ये सिंगल अम्यूनो डिफ्यूजन जो सी है ये टू टाइप, इसमें ये डबल जो है ना, इसको आप कह सकते हो टू डायमेंशनल। सिंगल अम्यूनो डिफ्यूजन टू डायमेंशनल भी हो सकती है। उसमें क्या होगा कि आपके पास वही जो माइक्रोस्कोपिक प्लेट है, इसमें हमने वेल्स जो है बना लिए, ठीक है ना। ये जो आपकी एगर मीडियम था, एगर मीडियम के अंदर हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर वेल्स बना दिए। और यहाँ जो इसके दाएं बाएं आपके पास मीडियम है, ये क्या है, ये है एंटीबॉडी इन एगर। इसको मैं रेज कर दूंगा, ठीक है जी। अब क्या है कि आपने इसमें यहाँ पे हमने जो एंटीजन अपलोड किया था उसे यहाँ पर अब हमने इसमें डिफरेंट कंसंट्रेशंस की, यहाँ पे मैंने सपोज 5 माइक्रोलीटर, यहाँ पे 10 माइक्रोलीटर एंटीजन अपलोड की, यहाँ पे 15 माइक्रोलीटर एंटीजन और यहाँ पे 20 माइक्रोलीटर एंटीजन। टू डायमेंशन, ये क्या है, टू डायमेंशनल सिंगल अम्यूनो डिफ्यूजन, ठीक है। आपका एंटीबॉडी एगर में इमोबिलाइज्ड है और यहाँ पर आपके एंटीजन ने मूव करना है विद डिफरेंट कंसंट्रेशंस के साथ ये अपलोड किया हुआ है। तो क्या होगा कि अब ये चारों तरफ से ये जो सर्कल्स हैं ये हर तरफ से डिफ्यूज होंगे एगर में, और चूंकि कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा कि जो आपकी प्रेसिपिटेट लाइन है वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होगी। लेकिन ये जो लाइन है वो क्या होगा कि कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, तो ये जो आपके पास इसकी प्रेसिपिटेशन लाइन है इसका साइज भी, सर्कल का साइज भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। एज द कंसंट्रेशन ऑफ द एंटीजन इंक्रीजेस द डायमीटर ऑफ द प्रेसिपिटेंट लाइन विल आल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया कि ये जो हमने क्वालिटेटिव किया कि कौन सा एंटीजन है किस एंटीबॉडी से मूव आके मैच कर रहा है, और ये आपके पास कितनी कंसंट्रेशन के साथ, ये आपके पास यहाँ पर अब क्या बन जाएगा, आपके पास एक स्टैंडर्ड कर्व बन जाएगी, ठीक है ना। ये जो इसका साइज है वो, और यहाँ पर एक वेल सपोज हमने इस वेल को कंसिडर कर लिया कि इसमें 20 नहीं बल्कि हमने अननोन सोल्यूशन कौन सा है वो अपने अपलोड किया था। तो अननोन सोल्यूशन अपलोड करेंगे तो आपके पास जितना इसका डायामीटर होगा वो आपका डिफाइन करेगा। यहाँ पे कंसंट्रेशन है, यहाँ इसका डायामीटर है, तो यहाँ से फिर आप इसकी स्टैंडर्ड कर्व को यूज करते हुए आप उसको क्वांटिटेटिवली भी एनालाइज कर सकते हैं। ये था हमारे पास सिंगल अम्यूनो डिफ्यूजन टू डायमेंशनल, ये था सिंगल अम्यूनो डिफ्यूजन वन डायमेंशनल, ये है सिंगल अम्यूनो डिफ्यूजन टू डायमेंशनल। अच्छा, अब डबल अम्यूनो डिफ्यूजन क्या है? सिंगल अम्यूनो डिफ्यूजन के बाद मैंने कहा था कि डबल अम्यूनो डिफ्यूजन क्या है। डबल अम्यूनो डिफ्यूजन में क्या है कि आपके पास जो एंटीबॉडी है वो एगर में इमोबिलाइज नहीं है, बल्कि आपने ये सारी प्लेट में एगर अपलोड किया, इस पोर्शन में आपने एंटीबॉडी को अपलोड किया, यहाँ पे आपने एंटीजन को, और आप दोनों ने एक दूसरे की तरफ मूव करना है। ये है डबल अम्यूनो डिफ्यूजन, ठीक है। अब फिर यहाँ पर आपके पास ये विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रेसिपिटेशन लाइन जो सी है वो अपीयर होगी। अब इसमें यह है कि अगर आपके पास सिंगल एंटीजन है तो क्या होगा, सिंगल लाइन अपीयर होगी। लेकिन इफ देयर इज अ कपल ऑफ एंटीजन, कुछ डिफरेंट एंटीजन हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैं, और वो डिफरेंट एंटीबॉडीज के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे मल्टीपल लाइंस अपीयर हो जाएंगी। जितनी लाइंस अपीयर होंगी वो क्या शो करेगी कि उतने डिफरेंट टाइप्स के एंटीजेंस आपके सीरम में मौजूद हैं, ठीक है। इफ सिंगल एंटीजन देयर इज ओनली वन लाइन, और अगर कॉम्प्लेक्स एंटीजन का मिक्सचर है आपके पास देन मल्टीपल लाइंस विल बी अपीयर। गॉट इट? यहाँ तक क्लियर हुआ? जी मैडम।
अच्छा, अब क्या है कि यही जो 2 डायमेंशनल, अब आपने करना है 2 डायमेंशनल डबल इम्यूनो डिफ्यूजन। तो अब ये आपने एक वेल, सेंट्रल वेल में आपने क्या डाल देना है, आपने अपना एंटी सीरम या एंटीबॉडी डाल देना है। और यहाँ पर आपने ये सारी, अब ये जो एंटीबॉडी है ये इमोबिलाइज्ड नहीं है, ठीक है, ये सारे आपने इसमें अपलोड कर दिया एगर, और एगर में आपने यहाँ पे जितने एंटीजेंस डिफरेंट टाइप्स की हैं या एंटीजेंस की डिफरेंट कंसंट्रेशंस देनी है, ये उनके लिए वेल्स हैं। ये छोटे छोटे से वेल्स 1 से 2 मिलीमीटर डायमीटर के आपने वेल्स बना लेने हैं, ठीक है जी। इनके अंदर आपने डिफरेंट एंटीजन डाल देने हैं या डिफरेंट एंटीजन विद डिफरेंट कंसंट्रेशंस। तो अब क्या होगा कि आपका ये जो एंटीबॉडी है ये भी डिफ्यूज होगा इन ऑल साइड, और इसी तरह से यहाँ से जो डिफरेंट कंसंट्रेशंस के साथ एंटीजन है वो भी डिफ्यूज होगा। और एज अ रिजल्ट क्या होगा, आपके पास जो है अकॉर्डिंग टू द कितना उसका, ये देखें ना, जिसमें कंसंट्रेशन ज्यादा, जिस तरह मैंने अभी आपका ये 5 वाला है, सपोज ये 10 वाला है, ये 15 वाला है, तो आपके पास इस तरह से इसके इर्द गिर्द सर्कल्स डेवलप हो जाएंगे। और फिर एक में अगर अननोन है तो यहाँ पे इसका सर्कल जो होगा, फिर अगेन इसी तरह से हम उसको स्टैंडर्ड कर्व ड्रॉ करके हम उससे जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस की डिफरेंट टाइप्स हमने देखी है। एक प्रेसिपिटेशन क्या होती है, प्रेसिपिटेशन कर्व क्या होती है, उसके बाद सिंगल इम्यूनो डिफ्यूजन क्या है, डबल इम्यूनो डिफ्यूजन क्या है, सिंगल इम्यूनो डिफ्यूजन 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल क्या है, और डबल इम्यूनो डिफ्यूजन 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल क्या है। ठीक हो गया जी। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो प्रेसिपिटेशन लाइंस है, इनको हम कैसे, इसकी डायनामिक्स में बेसिकली आपको बता रही हूँ कि हम इसको किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हम इसके बारे में देख सकते हैं, इस सारे को रेज करते हैं। अभी जो नोट्स है, अभी मैं उसके बाद थोड़ा सा आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, तो फिर मैं वहां से एक ऊपर रीड आउट कर देती हूँ। जी, अनदर पॉइंट क्या है इसमें कि हमने अगर डबल इम्यूनो डिफ्यूजन, अब हमारे पास सपोज 2 एंटीजन्स हैं और उन 2 डिफरेंट एंटीजन के लिए सेम एंटीबॉडी है, तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन लाइन कौन सी, अब हमें ये देखना है कि जो 2 डिफरेंट एंटीजन्स हैं क्या वो सेम है, उनकी नेचर सेम है या वो डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। तो उसको चेक करने के लिए हमने सेम एंटीबॉडी यहाँ पे रख दी, एंटीबॉडी सेम है और ये जो आपके पास एंटीजन्स हैं वो 2 डिफरेंट हैं। तो अगर तो दोनों की एंटीबॉडी सेम होगी, वो दोनों उसके साथ कंबाइन कर सकता होगा, तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन लाइन की जो शेप है वो ऐसे होगी, ठीक है। अब अगर इन दोनों जो एंटीबॉडीज हैं, आपके एंटीजन्स हैं, उनके लिए एंटीबॉडी जो है वो डिफरेंट है, तो क्या होगा कि लाइन अपीयर नहीं होगी, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, ठीक है ना। तो आपके पास यानी कि इनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है। और अगर एक के लिए इनके एक जो एंटीजन है वो एक एंटीबॉडी के साथ सेम कर रहा है, तो फिर आपके पास ये इस तरह की हाफ कर्व अपीयर होगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें एक तो हमें क्वालिटेटिव में हमें देख ले कि कौन सी एंटीजन किस एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्शन कर रही है या नहीं कर रही, प्रेसिपिटेशन लाइन अपीयर हो रही है या नहीं हो रही, और जो प्रेसिपिटेट पार्शियल जो प्रेसिपिटेशन लाइन बन रही है, डेवलप हो रही है, आया एक ही एंटीजन है या एंटीजन की नेचर डिफरेंट है, और उनके लिए जो एंटीबॉडीज हैं क्या वो सेम है या नहीं है। अगर ये वाली कर्व आपके पास अपीयर होती है, तो ये क्या था कि बोथ वेल्स कौन से हैं इसके वो मर्ज हो गए हैं और वो सेम आपके पास एंटीबॉडी एंटीजन जो है वो सेम नेचर के हैं। इसमें क्या है कि जो है रिएक्शन जो है वो दोनों का आइडेंटिकल नहीं है। ये क्या शो करेगा कि रिएक्शन ऑफ द बोथ एंटीजन आर नॉट आइडेंटिकल। ये रिएक्शन क्या शो करेगा कि पार्शियल आइडेंटिकल रिएक्शन है।
जो पार्शियल आइडेंटिकल रिएक्शन का मीन क्या है कि एक जो है वो तो वन एंटी जो जन है वो कॉमन है, और जो वन कॉमन एंटीजन है और एक जो है वो उसके साथ रिएक्शन नहीं कर रहा। ठीक है जी, तो इससे हमें एक सेकंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी इस अम्यूनो डिफ्यूजन से। अनदर एस्पेक्ट क्या है कि हम मॉलिक्यूलर वेट की डिटर्मिनेशन भी ले सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट की डिटर्मिनेशन कैसे हम ले सकते हैं कि अगर तो आपके पास जो कर्व प्रेसिपिटेशन कर्व बन रही है, सपोज इसको फिर अगेन रेज करूंगा, थोड़ा सा इसी से मिलता जुलता काम होगा हमारा। ये एंटीजन आ गया, ये आपने नीचे रखी एंटीबॉडी। प्रेसिपिटेशन लाइन अगर ऐसी अपीयर होगी तो इसका क्या मतलब है कि जो एंटीजन है उसका साइज स्मॉलर है एंटीबॉडी के साइज से। और अगर यही एंटीजन और एंटीबॉडी और जो प्रेसिपिटेशन लाइन है वो ऐसी अपीयर होती है, ये क्या शो करता है कि आपका जो एंटीजन और एंटीबॉडी है वो इक्वल है एंटीबॉडी पे, उसका मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, बेसिकली ये एग्जैक्ट नहीं बताता, लेकिन हम एक आइडिया इससे कंक्लूड कर लेते हैं, एक आइडिया उसको जो है वो हमें ये मिल जाता है। इसी तरह से एंटीजन एंटीबॉडी का अगर गैस कर सकते हैं, ऐसी शेप आती है प्रेसिपिटेशन लाइन की, तो इसका मतलब है कि अब जो आपका एंटीजन है उसका साइज ग्रेटर है देन द एंटीबॉडी। तो ये आपको क्या इंफॉर्मेशन, अभी तक हमने जो इम्यूनो डिफ्यूजन की जो प्रेसिपिटेशन लाइन है उससे हमने देखना है कि उसकी स्पेसिफिसिटी क्या है, आई वो कौन सी है, क्वालिटेटिव एनालिसिस पता चल जाएगा जिससे एंटीबॉडी से वो रिएक्ट करेगी। सेकंड हमने ये देखा कि जो हमारे पास ये सेम है या डिफरेंट है, हमें ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है। थर्ड हम उससे उसके मॉलिक्यूलर वेट की भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या है कि आप इसकी इंफॉर्मेशन पता चल गई हमें कि एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, इम्यूनो डिफ्यूजन बेसिकली क्या प्रोसेस होता है। अब इसको वन डायमेंशन, ये जो वन एंड टू डायमेंशनल जो है इसी को हम इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। अब हम कहते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस में हमने इसको इलेक्ट्रोफोराइज कराना है, अब हमने इसको चार्ज देना है, इसको करंट देंगे। जब करंट की बेस पर ये सेपरेशन हो जाएगी तो फिर हमारा इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इसको हम कहते हैं यही जो वन एंड टू डायमेंशनल रॉकेट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, रॉकेट इसको हमने नाम क्यों दिया, जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस का नाम दे देते हैं तो हम इसे कहते हैं रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्योंकि इसकी शेप की वजह से हम इसे रॉकेट कहते हैं। वन डायमेंशनल में क्या होगा कि हमारे पास यही जेल होगी, सीधी लाइन में पास नहीं होता है। अब जो इलेक्ट्रोफोरेसिस के नतीजे में हमारे पास बनेगा वो क्या होगा कि यहाँ पर आपने एंटीबॉडीज को रख दिया, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट एंटीबॉडीज हैं और ये डिफरेंट, यहाँ पर आपने एंटीजन रख दिया। एज अ रिजल्ट क्या होगा, आपके पास ऐसे रॉकेट शेप के सेपरेशंस जो है वो, और उसके ऊपर फिर इसी तरह से प्रेसिपिटेशन लाइंस अपीयर होंगी। और ये इस जो ये शेप आती है आपके पास रॉकेट शेप है, इसकी जो हाइट होगी, इस रॉकेट की जो हाइट है, इसकी कितनी लेंथ कितनी है ना, वो डिपेंड करेगी। जो हाइट इसकी होगी वो आइडिया अबाउट द कंसंट्रेशन। जिस तरह मैंने बताया कि जिस तरह प्रेसिपिटेशन लाइन का सर्कल जितना बड़ा होगा उतनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो यहाँ पर जब उसकी शेप रॉकेट शेप होती है तो जितनी उसकी लेंथ होगी, हाइट होगी, उतनी उसकी आपकी जो एंटीजन है उसकी कंसंट्रेशन अपीयर होगी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास था कि एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, और रॉकेट शेप इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमारे पास कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ से रीड आउट कर लेते हैं।
इम्यूनोइलेक्ट्रोफोरेसिस कहाँ गया जी? Refers to precipitation in agar under an electric field. It is a process of combination of immunodiffusion and electrophoresis. ये दोनों terms clear होगी ना अब आपके पास? Antigen mixture is first separated into its component parts by electrophoresis and then tested by double immunodiffusion. Antigen mixture को हम separate करते हैं into component parts by electrophoresis and then tested by double immunodiffusion. Antigens are placed into wells cut in a gel. हमने एंटीजन को प्लेस करना है वेल्स में. वो वेल्स कहाँ से बनने हैं मैंने बताया आपको कि वो जो आपने एगर जेल ऊपर उसमें बहुत थिन सी एक लेयर होती है, उसके अंदर हम छोटे से 1 से 2 मिलीमीटर डायमीटर में वेल्स उसमें बना देते हैं. और इलेक्ट्रोफोर्स a trough is then cut in the gel into which antibodies are placed. The antibodies diffuse laterally to meet diffusing antigen and lattice formation and precipitation occur, permitting determination of the nature of the antigen. ठीक हो गया जी. अभी जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या था, एक हमने लेकर जेल के अंदर हमने छोटे छोटे से वेल्स बना लिए. उसके अंदर हमने लेटरली एक एंटी जेन के लिए हमने उसके एक जो वेल्स थे उसके अंदर एंटीबॉडीज डिफरेंट रखी और एंटीजन हमने आइदर वो मिक्सचर है या वो सिंगल है वो हमने उसमें ऐड ऑन कर दिया और फिर हमारे पास जो है वो शेप्स अपीयर हो जाएंगी. द एंटीबॉडीज डिफ्यूज लेटरली टू मीट डिफ्यूजिंग एंटीजन एंड लेटेस्ट फॉर्मेशन एंड प्रेसिपिटेशन आकर, जिससे हमें नेचर ऑफ एंटीजन पता चल जाएगी. इम्यूनोइलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो ग्रैपर एंड विलियम ने 1953 में किया था. प्रिंसिपल क्या है कि जब इलेक्ट्रिक करंट को हम पास ऑन करते हैं slide layered with gel, the antigen mixture placed in the well is separated into individual antigen components according to their charge and size. Following electrophoresis, the separated antigens are reacted with specific antisera या antibody placed in the troughs parallel to the electrophoretic migration, and diffusion is allowed to occur. Antiserum present in the trough moves towards the antigen components, resulting in the formation of separate precipitant line in 18-24 hours, each indicating reaction between individual protein with its antibody. जी यहाँ तक क्लियर होगा? किसी के पास कुछ क्वेश्चन है, पॉइंट कंफ्यूज कर रहा हो तो? नो मैम, राइट समझ आ गई बात की. Then applications इसकी क्या है? The test helps in identification and approximate quantization of various proteins present in the serum. Immunoelectrophoresis created a breakthrough in the protein identification and immunology. Immunoelectrophoresis patient with suspect monoclonal and polyclonal gammopathies. The method is used to detect normal as well as abnormal proteins, used to analyze complex protein mixture containing different antigens. The medical diagnostic use is of value where certain proteins are suspect of being absent or overproduced. The method is useful to monitor antigen and antigen antibody purity to identify a single antigen in a mixture of antigen. Basically ये टेक्निक है ही जो है वो बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए and biotechnology में यूज होती है. Immunoelectrophoresis is an older method for qualitative analysis of myoprotein in serum and urine. Immunoelectrophoresis aids in the diagnosis and evaluation of therapeutic response in many disease states affecting the immune system. Advantages क्या है कि powerful analytical technique है with high resolving power as it combines the separation of antigen by electrophoresis with immunodiffusion against an antiserum. The main advantage of अभी जो मैंने आपको पहले पूरा स्लाइड्स में लहदा वो बताया है, बेसिकली वो जो लास्ट में आपको मैंने एक रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस की स्लाइड दिखाई है, तो सारे काम उसमें एक में ही हो रहे होते हैं. बस ये फर्क होता है कि हमने इसको सिंगल डायमेंशनल किया या 2 डायमेंशनल किया. समझाने के लिए मैंने वो प्रोसेस थोड़ा सा
ट्रिकी था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, इसलिए मैंने उसको पहले डिटेल से बता के फिर आपको लास्ट में एक स्लाइड में वो बताया कि ये आपके पास अल्टीमेटली प्रोसेस कैसे होगा। ठीक है जी। द मेन एडवांटेज है कि नंबर ऑफ एंटीजेंस कैन बी आइडेंटिफाइड इन सीरम, और लिमिटेशन क्या है कि स्लो प्रोसेस है, लेस सेंसिटिव है एंड मोर डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट देन इम्यूनोफिक्सेशन इलेक्ट्रोफोरेसिस। Immunoelectrophoresis fails to detect some small monoclonal proteins because of the most rapidly migrating immunoglobulin present in the highest concentration may obscure the presence of small proteins. The use of immunoelectrophoresis in food analysis is limited by the availability of specific antibodies. ये इसकी लिमिटेशंस थी। इसके अलावा जो हैंड आउट है ये आप पढ़ लीजिएगा। आपको साथ जो मैंने बुक शेयर की थी, बुक के कुछ नोट्स थे जो जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस के जो पेज नंबर थे वो मैंने आपको बताए थे। आई थिंक जी 191 से लेकर आपने करना था उसको आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइसोएंजाइम तक बताए थे, ठीक है ना, यानी कि 197 पेज तक बताया था। इसके बाद जो इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस शुरू होता है वो आपके पास, आपको जो मैंने बुक रेकमेंड किया वो 206 से शुरू होता है और 209 तक जाता है। अब जो 206 से 209 है इसमें बेसिकली जो केस स्टडीज हैं वो बताई गई हैं कि डिफरेंट डायग्राम 2-3 पेपर से लेकर की गई हैं, लेकिन जो इसकी प्रिंसिपल था और इसकी जो थ्योरी थी वो इसमें यहाँ पे इसको डिटेल से डिस्कस नहीं किया गया था। इसलिए मैं यहाँ पर आपके साथ ये वाला जो मैंने अभी वर्ड की फाइल है ये भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ और आप ये लेक्चर ले लें। और इसके अलावा एक दो और स्लाइड भी शायद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जहाँ से मैंने भी ये जो है वो आपको लेक्चर दिया, ठीक है जी। और कल हम इसको देखेंगे कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस को एंड देन वी विल सी द डिटेक्टर्स, ठीक है। और जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस से रेलिवेंट अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो मैंने आपसे तब भी कहा था कि आप आ जाएं, लेकिन आप लोगों ने मेरा ख्याल है पढ़ा ही नहीं है अभी तक। अब लेकिन ये वीक मिल गया है लकीली आप लोगों को, तो आप जोन सा है वो इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अभी आपके पेपर क्योंकि फिजिकल होना है तो पेपर के लिए तो आई थिंक ये वाला मटेरियल जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इट्स वेरी मच एनफ। और जब आपके कम्प्रीहेंसिव आएंगे तब आप इसको थोड़ा सा जरा और डिटेल से स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन, कोई और बात पूछनी हो? मैम ये जो चैप्टर 14 आपने शेयर किया हुआ है इसके 128 पेज तक हमने करना। चैप्टर नंबर मैंने 14 नहीं शेयर किया, 14 तो वो मैंने उसके लिए जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस का था ना, तो वो तब अब वो इसको नहीं तो वो मेरे पास एसडीएस पेज का है। एसटीएस पेज, हाँ जी एसटीएस पेज का, एसटीएस पेज का वो उसमें जहाँ पे वो बेसिकली एक प्रैक्टिकल की जो है ना इंस्ट्रक्शंस वाला पेज है उसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ था केमिस्ट्री केमिकली भी उसकी पूरी थ्योरी के साथ था ना। उसमें जहाँ पे उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आता है, जहाँ पे वो परफॉर्म कैसे प्रोसीजर आता है ना उससे पहले पहले कर लो। वो इस वक्त मेरे पास वो फाइल मौजूद नहीं है इसलिए मैं उसका पेज नंबर एग्जैक्ट नहीं बता सकती आपको। जो चैप्टर 14 है एसटीएस पेज का, वो जहाँ पे उसने उसकी प्रोसीजर बताया उससे पहले पहले आपने करना, जहाँ उसकी थ्योरी की एसटीएस क्या होता है और उसमें डिफरेंट बफर की और उसकी जो आपके पास जो डिफरेंट जेल्स की होती है ना, एक फिक्स होती है एक रिजॉल्विंग जेल होती है, उनकी पीएच डिफरेंट की वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। एक चैप्टर 10 के मैंने नोट्स दिए थे ना आपको जिसमें एप्लीकेशन ऑफ जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस थे। हाँ जी वो 1 या 1.5 पेज की है वो आई थिंक। हाँ वो 10.2 से लेके वो सारा पेज इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस तक वो एप्लीकेशन ऑफ जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस है। और उसमें मैंने आपको जो बताई थी कि एप्लीकेशन ऑफ जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपने उसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे डिटरमिन करना है, प्रोटीन सब यूनिट की कंपोजिशन कैसे आपको पता चलेगी, ग्राफ 2-3 डिफरेंट टाइप्स के है ना, वेट ऑफ डीएनए कैसे पता चलेगा और आइसोएंजाइम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये थी एप्लीकेशन ऑफ जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या 197 पेज तक मैंने आपसे कहा था कि आप लोग ये पढ़ें और अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे कहीं पे भी ये क्वेश्चन करें, लेकिन आप लोगों ने वो पढ़ा ही नहीं आई थिंक अभी तक ना, तो काइंडली इसको पढ़ लीजिएगा। और ये वाला आज हम इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस भी देख लें, तो कल हम फिर इसमें कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस देखेंगे। और मीनवाइल अगर आप जोन पढ़ लेते हैं और आपको कुछ आती है प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे वो जो क्वेश्चन है कुछ भी आप शेयर कर लें, ठीक है।
फिर हम उसका, क्योंकि कल मैं कैपिलरी बताऊंगी, उसके बाद फिर हम एक आंसर क्वेश्चन का सेशन रख लेंगे वहां पर, फिर आप उसमें क्यूरीज को क्लियर कर लेंगे। गॉट इट? यस मैम। अच्छा, अब ये मेरे ख्याल 5 हमारे पास पार्टिसिपेंट है। कौन इसमें मिसिंग है? आरिफा है, असद है, नीलम। उस्मान है और रजी है, रजा है। ठीक है, नीलम नहीं है। अच्छा चलें फिर मैं इसको अपलोड कर देती हूँ यूट्यूब पर, नीलम भी देख लें ताकि। ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके मैम। मैम कल कितने बजे क्लास होगी? कल भी होपफुली इतने बजे, 12 बजे ही रख लेते हैं। ठीक है, ठीक है मैम। चल बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज।